नमस्कार, द रियल इशू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मिडिल ईस्ट से इस वक्त से सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां पर अमेरिकी और ईरान के बीच 60 दिन के युद्ध विराम समझौते को लेकर बड़ी प्रगति होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों एक ऐसे समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जो न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव कम कर सकता है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल सकता है। प्रस्तावित डील के तहत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारों मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को फिर से खोला जा सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद है। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध में राहत दे सकता है और तेल निर्यात की अनुमति बढ़ा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कार्यक्रम सीमित करने और परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा कर सकता है। हालांकि इस संभावित समझौते को लेकर इसराइल में चिंता बढ़ गई है, जबकि रूस और कुछ अमेरिकी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह डील वास्तव में युद्ध रोक पाएगी या सिर्फ अस्थायी राहत साबित होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। अमेरिका से एक साथ दो बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आई है। पहली खबर मिडिल ईस्ट में संभावित शांति समझौते को लेकर है, जबकि दूसरी खबर व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी से जुड़ी है। खास बात यह है कि फायरिंग की यह घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस परिसर के अंदर मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट समेत कई देशों के नेताओं से बातचीत की है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ संभावित पीस एग्रीमेंट पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान ने स्पष्ट कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण पूरी तरह उसके हाथ में रहेगा और जहाजों की आवाजाही संबंधी अंतिम निर्णय वही करेगा। इसी बीच वॉशिंगटन डीसी से गोलीबारी की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के चेक पॉइंट के पास करीब 25 राउंड फायरिंग हुई। अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें संदिग्ध हमलावर घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। हमलावर की पहचान 21 वर्षीय नेसिर बेस्ट के रूप में बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट संकट और बढ़ते वैश्विक तनावों का सामना कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के सुरक्षा घेरे के पास हुई यह फायरिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई है। अमेरिका तो रिपोर्ट आपको हमने दिखा दी। अब रुक करेंगे चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और विंग कमांडर है हमारे साथ आलोक कुमार सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवाना हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत करूंगा मैं विंग कमांडर आलोक कुमार सहाय सर के साथ। सर जय हिंद। सर जय हिंद। सर किस तरह देख रहे हैं आप ये बातें जो निकल के सामने आ रही हैं? एक तरफ बात हो रही है कि 60 दिन का युद्ध विराम, इस पे सहमति बन सकती है दोबारा से, और एक तरफ ईरान जो है वो साफ कहता है कि अमेरिका ईमानदार नहीं है। तो क्या कोई स्थायी हल आपको लगता है कि निकल निकल पाएगा अब आने वाले समय के अंदर? साहिल जी, देखिए क्या हुआ है कि अमेरिका तो काफी एग्रेसिव था, क्योंकि वो इस बात पर झुकने को तैयार नहीं था कि न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट उसने कर रखा है वो एनरिच यूरेनियम को हैंड ओवर करे, इस बात के लिए अड़ा हुआ था। और यहीं पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। कल शाम को तक बातचीत हुई है, इसमें कई देश शामिल हुए हैं। क्योंकि अमेरिका एग्रेसिव था, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के अन्य देश थे जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, इजिप्ट, जॉर्डन और बहरीन, ये सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव नेता जो है ये कल एक कॉमन कॉल पर थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में। और ये सब मिलजुल, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के देश नहीं चाहते हैं कि आक्रमण शुरू हो, क्योंकि उनका उनका नुकसान ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा चिंतित थे। तो मिलकर के एक सहमति शायद ऐसी बन रही है। इन्होंने एक हिंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, और जो एनरिच यूरेनियम है उस पर भी बात सहमति बन गई है। पहले तो ट्रम्प साहब के ऑफिस से ये स्टेटमेंट आ गया कि ईरान तैयार हो गया है यूरेनियम को हैंडओवर करने के लिए, लेकिन तुरंत तेहरान से अभी आज सुबह में एक स्टेटमेंट इशू हुआ है कि ये ईरान जो है वो इस बात पर अभी तैयार नहीं हुआ है, और ये पहले से राजनीति करने लगे हैं अमेरिका के लोग, और इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। हो सकता है ये एनरिच यूरेनियम को
कंटेन करने के लिए या एक दायरे में रखने के लिए, सुपरविजन में कहीं रखने की बात हो रही हो, लेकिन हैंड ओवर करने के लिए हम राजी हो गए हैं, ये ईरान मना कर रहा है, उसने आज बयान दे दिया है। तो अब एनरिच्ड यूरेनियम पे वास्तविकता किस बात को लेकर बात बन रही है, ये तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटी सहमति बन रही है, और शायद उस ऐसा हो तो अभी तत्काल युद्ध चल जाएगा, और ये विश्व के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन साहिल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक ये युद्ध विराम नहीं चल पाएगा, क्योंकि ईरान में जिस तरह की सत्ता है, वो एनरिच्ड यूरेनियम को वो हैंड ओवर करेंगे, ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, जब तक कि मैं पूरी तरह खबर न सुन लूं। जी हाँ साहिल जी। ठीक है सर, मैं रुक करता हूँ, आपको दोबारा मैं रुक करूंगा डॉक्टर विजय सागर धीमान सर का। ब्रिगेडियर सर, आप किस तरह देख रहे हैं अब आने वाला समय, और खास तौर पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेकर क्या वाकई में कोई सहमति बन सकती है? तकरीबन 400 किलो के पास है, जो कि हाईली एनरिच्ड हो चुका है, जो कि बहुत करीब है न्यूक्लियर बनाने के। जी सर। देखिए, सिचुएशन जो अभी कह रही है, जो डिमांड्स अमेरिका की हैं या ईरानियंस की हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। वहाँ कोई मिलने का कोई चांस बिल्कुल नहीं बन रहा। जैसे अमेरिकन अड़े हुए हैं कि एनरिच यूरेनियम है जो उनको हैंड ओवर कर दिया जाए, जो ईरान कभी नहीं करेगा। परंतु ये सुनने में आया है, कल शायद फॉरेन मिनिस्टर रशिया के जो है उनके साथ बात हुई है, हो सकता है कि वो उसको रशिया को हैंड ओवर करें, बट वो अमेरिका को वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है ना। वो एक किस्म की एक बहुत जबरदस्त क्या बोलते हैं, एक जबरदस्त नॉट है। दूसरा, अमेरिका कहता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली फ्री कर दीजिए एज अ फ्री वाटरवे, जो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज अनक्लॉज के अंदर एक इंटरनेशनल रेगुलेशन में आता है। ईरान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ, मैंने 3 मार्च से बोलना शुरू किया था कि ईरान के हाथ में ये ब्रह्मास्त्र है, इसको वो कभी भी टिल एटर्निटी यूज कर सकता है, कभी भी यूज कर सकता है। इसलिए वो अगर आज मान भी जाए तो उसकी जो लाइफ है वो कभी भी थ्रेटन हो सकती है, कभी भी यूज करता है। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उसको वॉर रेपरेशन दी जाए, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ईरान चाहता है कि युद्ध सब फ्रंट्स पे इंक्लूडिंग लेबनान में बंद हो जाए, वो शायद अमेरिका मानने को तैयार है, पर वहां पे पेच ये है कि इजराइल तैयार नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज वो कहते हैं कि हमारे एसेट्स रीफ्रीज करिए 100%। वो कहते हैं 100% नहीं, कुछ हम डिफ्रीज कर देंगे। फिर ईरान कहता है कि आप अमेरिकन पूरी प्रेजेंस फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज नेक्स्ट टू ईरान खत्म हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो इन सिचुएशंस के बीच में जो इस वक्त जो कहते हैं ना, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, व्हाट वी आर सीइंग इज, जब कल मुल्ला मुनीर गए हैं ईरान में, पज़ेश्कियां से उनकी बात हुई है, अराक्ची का बयान आया है कि शायद हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ट्रंप का भी बयान आया है कि वह ईरानियंस तैयार है, पर ट्रंप के बयानों को हम सीरियसली नहीं ले सकते। तो आज की सिचुएशन ये है कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लग रहा है कि कोई टेम्पररी ट्रूस मे बी फॉर 60 डेज। और ईरानियंस की जो स्टेटमेंट सुबह आई है वो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, और ये जो उन्होंने अल जजीरा के ऊपर भी बोला है, जो उनके कॉरेस्पोंडेंट्स है, वो कहता है कि सर, ईरानियंस बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है, हमारी जीत हुई है। अब कैसे जीत हुई है ये अभी तक क्लैरिफाइड नहीं है, बट एट द सेम टाइम ईरानियंस के पास ये भी है, वो कह रहे हैं कि अभी हमने कोई समझौता नहीं किया है, अभी हम MOU के ऊपर पहुंचे हैं कि वी विल कम एंड सिट ऑन द टेबल और बातचीत करने को तैयार होंगे। तो बातचीत, जो पहला स्टेज बातचीत को तैयार ही नहीं है, तो वो अगर तैयार हो भी जाते हैं तो उसमें 60 दिन के अंदर कोई समझौता हो जाए, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो JCPOA जो 2016 में किया था अमेरिकन ने ईरानियंस के साथ, उसको करने के लिए 2 साल का समय लगा था। वो 2 साल का समय भी जो था वो एक मुद्दे पे था, ओनली ऑन द न्यूक्लियर इशू। आज यहाँ तो 20 मुद्दे हैं, 22 मुद्दे हैं, आप उनको कैसे करेंगे? अब प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, इजरायलियों का भी कि लड़ाई कीजिए, और ऊपर से गल्फ कंट्रीज का कि लड़ाई नहीं कीजिए। क्योंकि यदि युद्ध होता है तो वहां पे गल्फ में इतनी जबरदस्त तबाही होगी, रीजनल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि उनके सारे के सारे एनर्जी टारगेट्स, उनके सारे के सारे डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके सारे के सारे जो अपने ऑयल एसेट्स हैं, वो सब तबाह हो जाएंगे, जो कि दुनिया के लिए एक जियो इकोनॉमिक डिजास्टर होगा फॉर द वर्ल्ड इन एनी वे। और अगर ये ज्यादा खिंचता है तो जितने भी जो टैंकर्स अभी हैं
इंडियन ओशन के अंदर फुल ऑफ ऑयल, उनको अगर पहुंचा भी दिया जाता है तो उनकी रिप्लेनिशमेंट कहां से स्टार्ट होगी? तो इस वक्त जो सिनेरियो है बहुत ग्रिम है, दोनों अपने अपनी जगह पे अटके हुए हैं और अमेरिका को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पे नुकसान हो रहा है बाकी कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को और या फिर गल्फ कंट्रीज को। तो वो कह रहे हैं कि देखिए इसको युद्ध बंद करिए और आइए किसी टेबल पे बैठिए और बात करें। और जहां तक ईरानियन की स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस की जो हम बात करते हैं, एंड्योरेंस की बात करते हैं, वो एक सर्वे किया जा चुका है, उनकी भी हालत बहुत खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गॉन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इकोनॉमिकली दे आर टोटली सबवर्टेड। तो वो कहते हैं कि परंतु ये इनकी जो रेजिलियंस है ये कम से कम 3 महीने और खिंच सकती है। इतना समय ट्रंप के पास नहीं है क्योंकि उसकी मिड टर्म इलेक्शन ऑलरेडी देर। हालांकि वहां पे कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, जो कांग्रेस के अंदर वोटिंग हुई है परसों, उसमें कुछ ट्रंप के फेवर में आया है। परंतु फिर भी ये कहना कि 3 महीने ट्रंप रुकेगा और रिपब्लिकन पार्टी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी बाई इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि बाई इलेक्शन को हारता है तो ट्रंप के इम्पीचमेंट भी हो सकती है, ट्रंप कैन बी इम्पीच्ड ऑल्सो अगर वो हार जाते हैं। तो ये जो एक मैथमेटिक्स बन रहा है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब मैंने सिर्फ यही बोला कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बहुत ही जबरदस्त जियो इकोनॉमिक डिजास्टर होगा, जो हमारा विजन 2047 प्रधानमंत्री मोदी का वो खतरे में पड़ जाएगा। जी ठीक है सर, मैं करता रुक मैं रुक करूंगा विंग कमांडर आलोक सहाय सर का। सर, इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने निकल के आ रही हैं, जबकि अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट छोड़कर इजराइल फर्स्ट अपना लिया था। और अब इजराइल का रुख किस तरह हुआ, कहीं ना कहीं नेतन्याहू को राजनीतिक जो दबाव जो वो भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा इन सब चीजों का। हाँ देखिए बिल साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। इस पूरे टॉक्स में इसराइल को हम लोग भूल जा रहे हैं। इसराइल बैकग्राउंड में है लेकिन बिल्कुल एब्सेंट नहीं है। और हो सकता है ये समझौता अगर अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा हो, इसराइल उसको किस हद तक मानेगा, क्योंकि इसराइल का 2 बहुत ही मेजर कंसर्न है। एक तो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो वहां से निकले ताकि वो एटम बम नहीं बना सके, क्योंकि इससे इसराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है। और दूसरा जो मिसाइल्स और ड्रोन के जो खतरनाक जखीरे वहां हैं और जिस तरह से प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन को ईरान सपोर्ट करता है, इस पर तो चर्चा ही नहीं हुई है। इस पर क्या निर्णय लिया जाता है इस वार्ता में, उसके वो इसराइल इसकी तरफ देखेगा और तब इसराइल अपना रुख जो है वो काफी कुछ क्लियर करेगा। हो सकता है इसराइल इस बात को तैयार ना हो कि जब तक कि मिसाइल और जो उनके जखीरे हैं और एनरिच्ड यूरेनियम को जब तक कि वो पूरा हैंड ओवर नहीं करते हैं, तब तक कि इसराइल हो सकता है इस बात को अपनी नाराजगी अमेरिका से जाहिर करे। अब किस रूप में जाहिर करेगा, किस रूप में उसका आउटकम आएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। एक बात और मैं साहिल जी बताऊं, अभी दिन में 1:15 बजे तस्नीम न्यूज एजेंसी है ईरान की, उसने तो स्टेटमेंट जाहिर कर दिया है कि अभी तक तो यूरेनियम पर तो कोई फाइनल डिसीजन अभी कुछ हुआ ही नहीं है। और निर्णय क्या हुआ है, जो उसने ये बताया है कि अभी 30 दिन तक का एक टाइम दिया जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जो प्री वॉर के टाइम के तक जिस तरह से वहां पर शिप्स का आना जाना था वो बहाल हो सके, और 60 दिन का समय दिया जाएगा न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत करने का। तो अगर ये 30 दिन और 60 दिन के बातचीत में सुलझाने की बात को लेकर के और तब ये सीज फायर और हम ये कहें कि समझौता हो गया, तब तो ये एक तरह का फार्स है, क्योंकि दोनों तरफ से समय बाई किया जा रहा है। अमेरिका भी समय बाई कर रहा है क्योंकि उसके पास जो मिडिल ईस्ट में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी दूसरे जो डील हुई है, बहुत ही बड़ी डील हुई है अमेरिका की मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में, जिसमें नए उन्नत किस्म के एयर डिफेंस इक्विपमेंट लगाए जाने हैं, रडार लगाए जाने हैं, लेजर वेपन्स लगाए जाना है, तो वो अभी इंस्टॉल पूरी तरह हुआ नहीं है। तो अमेरिका भी अभी नहीं चाहेगा युद्ध करना, क्योंकि उसमें मिडिल ईस्ट को बहुत ही बड़ी हानि होगी और अमेरिका की फिर किरकिरी होगी। दूसरी तरफ ईरान भी समय बाई कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समय मिले, और ताकि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो वार फुटिंग से उसको तेज कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये समय बाई करने के चक्कर में ईरान चाहता है कि कुछ महीने और खिंच जाए ताकि वो एटम बम बनाने के करीब आ जाए या डर्टी बम ही बना ले। और अमेरिका समय बाई कर रहा है कि उसके जो
इंटरसेप्टर्स हैं, जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं, जो एरो है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो 50% उसके इंटरसेप्टर्स कम हो गए थे ग्लोबली, उसकी रिप्लेनिशमेंट की जा सके, धड़ाधड़ प्रोडक्शन रेट बढ़ा करके, और मिडिल ईस्ट में उसकी तैनाती हो। तो ये दोनों तरफ से समय बाय किया जा रहा था अभी तक, और ये सब बहानेबाजी चल रही थी मेरे हिसाब से। लेकिन आज शाम तक या हो सकता है रात तक ये बात क्लियर हो जाए कि किस बात पर सहमति बनी है, और अगर यूरेनियम हैंडओवर कर देता है, उस पर सहमति ईरान जता देता है, तब तो मैं समझूंगा कि शांति की तरफ ये एक बड़ा कदम होगा, और तब शायद शांति बहाल हो। लेकिन अगर वो यूरेनियम हैंडओवर नहीं करता है, किसी दूसरे तरह की गोलमोल बात होती है, तब यह शांति जो है अस्थायी नहीं होगी। जी हाँ। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक, दोबारा मैं रुक करूंगा डॉक्टर विजय सागर देवान सर का। अच्छा ब्रिगेडियर सर, एक चीज को और समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है खाड़ी देशों के अंदर हर एक देश के साथ, और उसकी खुशी जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा थी। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि आसिम मुनीर से भी बात हुई है, बाकी खाड़ी देशों में भी बात हुई है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। ट्रंप साहब की बड़ी तारीफ वो कर रहे थे वहां पे। पर कहीं ना कहीं हम ये भी ना भूलें कि ट्रंप साहब ही इनको फंसाने वाले थे, खाड़ी देशों को। जो नुकसान आज खाड़ी देशों का हुआ वो ट्रंप साहब की वजह से ही हुआ है। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो एक किस्म का डबल वैमी है। उनको ये नहीं पता लग रहा कि वो क्या करें। सबसे पहली बात, वो मीडिएटर का रोल कर रहे हैं। यहाँ जैसे हमारी चैनल पे हम बोलते हैं कि वो पोस्ट मास्टर जनरल का रोल कर रहे हैं, यहाँ कहते हैं दलाल का रोल कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं ये बोले गए हैं उनके बारे में। परंतु मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, एक कंट्री मीडिएटर कैसे हो सकता है जब उसकी फोर्सेस जो हैं ऑलरेडी, बिकॉज उन्होंने पैक्ट किया है सऊदी अरेबिया के साथ, अपने उन्होंने 30,000 सैनिक, एक स्क्वाड्रन F-16 और एक स्क्वाड्रन अपनी एयर डिफेंस की HQ-9 ऑलरेडी भेज दी है वहां पे टू हेल्प फाइट वॉर ऑफ सऊदी अरेबिया। तो वो फाइट किसके साथ कर रहे हैं? वो ईरान के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो ईरानियंस क्या बच्चे हैं क्या? उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि हमें पता है कि उन्होंने ईरानियंस को 6 लैंड रूट्स दिए हैं, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दी है विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स नियर द ग्वादर पोस्ट या छबार पावर पोर्ट। तो ये सब जो चीजें हैं अमेरिकन भी जानते हैं। ये अमेरिकन में इसमें बहुत हल्ला भी हो रहा है कि भाई हाउ इज पाकिस्तान अ ट्रस्टेड मीडिएटर? तो पाकिस्तान इज नॉट ए मीडिएटर एट ऑल। पाकिस्तान, मैंने बोला, जैसे चैनल पे बोला, पोस्ट मास्टर जनरल है पोस्ट करने के लिए, या फिर दलाल हैं। तो इससे ज्यादा पैसे लेके जो काम करते हैं, इससे ज्यादा अमेरिकन का कोई रोल नहीं है। और जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, यूएई ने ऑलरेडी अमेरिका को, करेक्शन, पाकिस्तान को बायकॉट किया है। बहरीन उनको ट्रस्ट नहीं करते, कतर उनको ट्रस्ट नहीं करते। सऊदी अरेबियंस हालांकि उनके साथ पैक्ट है, उनको हथियार भी दे रखे हैं, फोर्सेस भी दे रखे हैं, परंतु अदरवाइज उनको भी पता है कि पाकिस्तानी विल नॉट डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज ईरान इज देयर। तो ईरान के साथ उनकी जो एफिनिटी है, तो यहाँ पे शिया सुन्नी एंगल भी आता है, सिविलाइजेशनल डाइवर्जेंस भी आती है। तो ऐसी स्थिति में मैंने बोला, जैसे पहले बोला, होल थिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कहीं समझ में नहीं आ रही है कि इसमें क्या है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ईरानियंस के पास स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो ब्रह्मास्त्र आया है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट आउट विद द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया के काफी लोग ईरान के खिलाफ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज पे डायरेक्ट असर हो रहा है। गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी इस वक्त ईरानियंस के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वॉर होगी तो दे विल बी इन अ वेरी थिक सूप, दे विल बी मैसिव सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसको भरपाई करना इट टेक इयर्स टू डू दैट। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ईरान को चाहिए कि वो अपने ये ब्रह्मास्त्र को टेबल पे लेके आए, सामने रखे और बोले कि न्यूक्लियर इश्यूज, यस, अगर आपको चाहिए आई विल नॉट मेक अ बॉम्ब, पर मेरे को आप दीजिए पीसफुल पर्पसेस के लिए लगाइए। हालांकि रशिया ने ऑलरेडी अपना एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है ईरान के अंदर। अमेरिका को बोलिए आप भी लगाइए और हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करिए। जहां तक मिसाइल डिफेंस की बात है, वो बोलिए ऑलराइट, हम लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं चाहिए, पर हमारी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है सेल्फ डिफेंस के लिए, वो मिसाइल हमें कैपेबिलिटी हमें एक्वायर करने दीजिए, बनाने दीजिए। जितने भी हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं उनको डीफ्रीज कीजिए। जितनी भी इकोनॉमिक सैंक्शन है वो हमारी निकालिए, हमें भी दुनिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, और चाहे तो वो अब्राहम अकॉर्ड का भी हिस्सा बने, ताकि इस पूरे वेस्ट एशिया क्षेत्र में सब मिलकर काम करें। क्योंकि यूएई और जैसे सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज हैं, अभी कतर, बहरीन भी और फॉलोइंग द सूट, उनको पता है कि ये ऑयल जो है ये एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। तो वो अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने के बहुत सारे मेजर्स ले रखे हैं।
इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। तो वो कट्टरपंथी वाली जो बात थी वो काफी खत्म हो गई है। और मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड लेवल पे भी एक आई वुड से एक प्लान है। ये जो कट्टरपंथी, जो राइटिस्ट एटीट्यूड है, इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान इसका यूरोप का हो रहा है कि मुस्लिम कट्टरपंथी जो है वो हर कंट्री में स्कैंडिनेविया में, अपना फ्रांस में, जर्मनी में उत्पात मचा रखे हैं। तो वो उसको वंस फॉर ऑल खत्म करना चाहते हैं। तो ईरान या शायद टर्की या शायद सीरिया या शायद इराक, ये लास्ट बैस्शन बची हैं राइटिस्ट एटीट्यूड की, कट्टरपंथी की। और उस युद्ध में कोशिशें की जा रही है कि उनको कैसे खत्म किया जाए। अब वो टेबल पे खत्म होती हैं बाय वर्ड ऑफ एन एग्रीमेंट्स, मुझे उसकी चांस कम लगते हैं। लड़ाई के चांस खत्म होने के ज्यादा हैं, परंतु लड़ाई के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतने ज्यादा हैं एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो आई डोंट थिंक उसके लिए वो जाने की हिम्मत करेंगे। परंतु जैसा पहले बोला कि ट्रंप के पास लूज करने के लिए ज्यादा नहीं है, उनके पास ऑयल के भंडार अपने कंट्री में हैं, उन्होंने रख रखे थे प्रिजर्व करके। उनके पास वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड, जो दुनिया को कभी ख्याल ही नहीं आता था, वो उन्होंने रख रखे हैं। उनकी इकोनॉमी में अगर इस वक्त कोई डिफ्लेटरी फर्क पड़ रहा है, वो they'll cover it up in some time। बट जो नुकसान यूरोप का या एशियन कंट्रीज का या थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन का होगा, वो भरपाई करने के लिए तो दुनिया में एक जियो इकोनॉमिक ट्रेजेडी होगी, जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि ईरानियन प्लानर्स को चाहिए कि वो आप इस वक्त एक प्रूडेंस के साथ काम करें और टेबल पे आए और अपनी सारी शर्तें मनवाएं जो उनको चाहिए, इन अ कॉर्डियल मैनर, जो एक वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए बहुत एसेंशियल है। जी ठीक है सर, मैं करूंगा आलोक सहाय सर का। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात करते हैं। जिस तरह से अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है, ट्रंप साहब ने ये साफ कहा है कि पूरी सहमति बन चुकी है, अब इसको एक सिलसिलेवार जो है उसको खोला जाएगा वहां से। और वहां पे जहां पे ईरान की बात आती है, तो ईरान साफ कहता है कि ऐसी कुछ भी नहीं है, उसका कंट्रोल जो है पूरा हमारे हाथ में है, हम अपनी मर्जी से ये सब चीजें करेंगे। तो सर, क्या इन सब चीजों के बीच में हम कहें कि एक पेच जो है वो फंसा हुआ है बड़े तरीके से? जी हाँ साहिल, ये पेंच तो फंसा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि ईरान जो है वो इतनी बुरी तरह तबाह हो चुका है कि उसको बहुत ही मैसिव फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तत्काल अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए। और ईरान को, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट सर ने भी बोला, कि ईरान को ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि यहाँ से वो एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करे, रोग तरीके से नहीं, बल्कि वो कहे कि मैं फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके बदले में वो टैक्स कुछ ले, जैसा कि स्वेज कनाल और दूसरे कनाल पे होता है। अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का ये कहना है कि नहीं, ये फ्री, बिल्कुल इनको फ्रीडम देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी टैक्स कलेक्शंस होते हैं इस तरह के स्टेट्स में या दूसरे जगहों में, वो मैन मेड और नॉर्मली जो कनाल्स है उसके एवज में वहां की कंट्री, जैसे स्वेज कनाल को 10 साल में बनाया गया, तो उसके एवज में इजिप्ट जो है वहां पर लेता है, चार्ज करता है, टोल लेता है, जो भी जहाज वहां से आता जाता है। तो जो इस तरह के मैन मेड स्टेट्स नहीं है, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का आप ले लीजिए, कल तो मलक्का से भी फिर इंडोनेशिया और मलेशिया बोलेंगे कि मैं यहाँ से वसूलूंगा पैसे, तब क्या होगा? विश्व में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाएगा और हंगामा हो जाएगा। तो मुझे तो एक और भी आश्चर्य लगता है साहिल की, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के अंडर में काम करती है, उसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया, कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है वो इस मामले में। किस बात के आप इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो? आपको दखलंदाजी देनी चाहिए एक विश्व यूएनओ का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, कि भाई इस पर क्या रुख होना चाहिए सारे देशों का, और सारे देश उसको मानेंगे। अगर आईएमओ उसको काफी असर्टिव तरीके से अपना कुछ स्टेटमेंट देता है, तो विश्व के दूसरे देश सुनने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो अमेरिका और अन्य देश निश्चित रूप से चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो निर्विघ्न और बिना किसी भी रेस्ट्रिक्शन के सारे देशों के लिए खुले, जैसा कि एक इंटरनेशनल वाटर पैसेज होता है। जबकि ईरान चाहेगा कि कोई भी इनडायरेक्ट तरीके से मैं एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बना दूं और वहां पर टैक्स कलेक्शन वहां से करूं। तो ये आगे आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह की सहमति बनती है। जी साहिल जी। ठीक है सर। ब्रिगेडियर सर, एक चीज और आपसे समझेंगे, जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, उनका क्या होगा?
अगर ये स्थायी हल हो जाता है, स्थायी नहीं होता है, 60 दिन का युद्ध विराम हो जाता है, तो उनका क्या होगा? देखिए, मैंने आपको बोला ना, ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जिसकी बहुत कम लोग बात करते हैं कि रेडिकलाइजेशन को खत्म करना है। जहां तक प्रॉक्सीज की बात कर रहे हो, हमास ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। उसके बाद आती है बात हिजबुल्लाह की। इसराइल ने हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है और अब ईरान के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर सके। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हिजबुल्लाह जो है उसको मिलता था ईयरली बजट फ्रॉम ईरान $100 बिलियन, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इसीलिए उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स, पता नहीं क्या क्या थी, वो सब खत्म होने की कगार पे है। और उसके बाद बची हुतीज ने हालांकि यमन पे कब्जा किया है और वो एंटी यू अपना सऊदी अरेबिया के साथ उनकी लड़ाई है, ग्राउंड वॉरफेयर चल रहा है। उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। ईरान ने कई बार हमें इस युद्ध के दौरान धमकियां दी है कि वो हुतीज को बोल के बाबा अल मंडब को भी बंद कर देंगे। और बाबा अल मंडब में अगर एक तरफ में हुतीज हैं तो दूसरी तरफ जिबोती में चाइनीज भी हैं। अब चाइनीज का क्या रोल है, दैट इज अ सेकेंडरी इशू, बट द ओवरऑल पॉइंट इज बाबा अल मंडब बंद नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने मिलकर, हालांकि सऊदी अरेबिया उनके दुश्मन है, मिलकर उन्होंने क्या अंडरग्राउंड पैक किया है, उनको कोई पैसे का लालच दिया है या कैसे उनको किया है, वो उनको रेन इन कर लिया है। हुतीज जो है वो नहीं कर रहे हैं जो ईरान चाहता है। तो देखा जाए तो ये एक किस्म का खत्म होने की कगार पे है। और अगर जब 60 दिन की टॉक्स होंगी, जो भी टॉक्स होगी, 22 पॉइंट्स के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि ईरान हैज टू गिव अप ऑल इट्स प्रॉक्सीज, ऑल 3 ऑफ देम, या उसके जो और भी कोई जो प्रॉक्सीज चलती हैं इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, उनको भी वो गिव अप करेगा। तो ये भी एक उसका जो एग्रीमेंट होगा, उसका एक बिंदु ये भी होगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहीं समझौता होता है, जिसके चांसेस कम है, लड़ाई के चांसेस भी बहुत कम है, क्या समझौता होगा, तो समझौता होता है तो हुतीज, हमास और जितने प्रॉक्सीज हैं, इनका भी जो भविष्य है ये खत्म हो जाएगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद आपको यहाँ जुड़ने के लिए। विंग कमांडर लोक सहायक कुमार साहिब सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। अब देखते हैं आने वाले समय के, जय हिंद सर, आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित 60 दिनों का युद्ध विराम समझौता मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। अगर डील सफल होती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश लंबे समय तक भरोसा कायम रख पाएंगे। इजराइल की चिंता, रूस की शंका और अमेरिकी राजनीति के भीतर उठ रहे सवाल दिखाते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। अब पूरी दुनिया की नजर अंतिम समझौते और उसके बाद के हालात पर टिकी है। द रियल इशू में इतना ही था। अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।